नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का क्लास में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई वो निरंतर जारी रख रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत अच्छे से आप धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। ऐसी आशा और उम्मीद आपसे बनाए रखते हैं हम। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिंदगी में कभी कोई चीज का शॉर्टकट नहीं अपनाना है। अपने को थोड़ी सी लंबी तैयारी करनी है और अच्छे से तैयारी अपने को करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे कहने का मतलब यही है कि आप गहनता से पहले चीजों को पढ़े, उसके बाद उन चीजों को शॉर्ट करके आप पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने पहले ही शॉर्ट चीजें पढ़ ली है तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में आजकल आपका कंसेप्ट क्लियर मांगते हैं। ऑप्शन में 4 ऑप्शन आएंगे तो उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी आप उन ऑप्शनों को निकाल सकते हैं। इसी विचारधारा पे, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमने एक ब्रह्मास्त्र बेंच लॉन्च किया है, जिसमें हम बच्चों को बहुत मूल किताबों का सार दे रहे हैं, बहुत अच्छी आपकी तैयारी करवा रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में जब भी प्रश्न आए तब आप उनमें कंफ्यूज ना हो। तो अपने दोस्तों को भी इस कोर्स के बारे में बताएं, जहां आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि आपको एक तरीके का फील हो रहा है कि ये ऑनलाइन क्लासें नहीं है, पीपीटी का माध्यम नहीं है। एक एक लाइनें आपको लिखवाई जाती है, आपके नोट्स तैयार करवाए जाते हैं, प्लस इस बोर्ड की जो भी पीपीटी होती है वो भी आपको ऐप में उपलब्ध होती है। तो ये सभी सुविधाएं आपको दी जा रही है ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सके, अपनी तैयारी को और ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो चौहान वंश के अंदर निरंतर क्लासें चल रही थी, जिसमें हमने सांबर के चौहानों को कंप्लीटली पढ़ा था, और आज अपने किसके बारे में पढ़ेंगे? सांबर के बाद अजमेर के चौहानों को अपने पढ़ेंगे, और अजमेर के चौहानों के ऊपर अपने चर्चा करेंगे कि कैसे अजमेर के चौहानों का निर्माण हुआ, किस तरह किन किन चीजों का निर्माण किया गया, क्या क्या चीजें हुई, इन सभी के ऊपर अपने गहनता से विश्लेषण करेंगे। तो हमारा ध्येय यही है कि बच्चों को अच्छी जानकारी दी जाए, अच्छा कंसेप्ट दिया जाए, अच्छा कंटेंट दिया जाए, ताकि विद्यार्थी उन चीजों को अच्छे से पढ़ सके और अपनी समझ को विकसित कर सके। सिर्फ जिंदगी में नौकरी लगना ही उद्देश्य नहीं होता। आप इन चीजों को अच्छे से समझेंगे, हो सकता है कि आने वाले समय में इन आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा हो जाए जो आगे जाके इन चीजों को पढ़ा सकता है। आज नौकरी नहीं मिले तो आप कम से कम इतना सक्षम हो जाएं कि आने वाले समय में अगर आपकी ये चीजें तैयार होती है तो आप कोई भी संस्था में जाके आप पढ़ा सकते हैं, तो भी आपका जीवन का गुजारा हो सकता है। तो आइए क्लास की शुरुआत करेंगे, और अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अजमेर के चौहान। किसके ऊपर चर्चा करेंगे? अजमेर के चौहानों के ऊपर अपने आज चर्चा करेंगे। तो अजमेर के चौहानों को समझने से पहले मैं आपको शॉर्ट में कुछ चीजें बताना चाहता हूं, उसके बाद अपने एक एक बात लिखेंगे। तो देखिए, अजमेर के चौहानों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो एक राजा आएगा अजय राज। कौन आएगा? अजय राज चौहान। अजय राज चौहान, इसका काल 1103 1105 से लेकर 1133, ये इसका काल माना जाता है। उसके बाद अगर बात करूं तो गोपीनाथ शर्मा, एक इतिहासकार कौन हुए? गोपीनाथ शर्मा। इन्होंने अजय राज का जो शासन था या उसका काल था, उसको क्या कहा है? तो अजय राज के काल को इन्होंने कहा है चौहानों का निर्माण काल। क्या कहा है भाई? चौहानों का निर्माण काल। एक तो बात ये ध्यान रखनी है, अजय राज को काल को क्या कहा है? चौहानों का निर्माण काल का है। दूसरी अगर बात करें अपने, ये अपना, जैसे मैं राजस्थान बना रहा हूं, ठीक है, ये अपना राजस्थान है, और यहाँ राजस्थान में मध्य प्रदेश लगता है। कौन सा स्टेट लगता है? मध्य प्रदेश। यहाँ कौन थे? आपके चौहान थे। तो अजय राज ने इस मध्य प्रदेश का राजा कौन था? नरवर्मन। कौन था भाई? नरवर्मन। इसके ऊपर आक्रमण किया। इस नरवर्मन को क्या किया? पराजित किया। और नरवर्मन का एक सेनापति था, कौन? सुल्लण। नरवर्मन का सेनापति कौन था? सुल्लण। इसको क्या किया? बंदी बनाया। क्या किया? बंदी बनाया। उसके बाद इसी विजय के उपलक्ष्य में जब ये जीत रहा था, इस अवसर पर इसने 3 राजाओं को मारा भी था। चाचिंग था, सिंदुल था, यशोराज था। कौन कौन था? एक तो था चाचिंग। इस अवसर पर इसने चाचिंग, एक कौन था? सिंदुल, और एक कौन था? यशोराज। इन तीनों राजाओं का इसने क्या किया? वध किया। इन तीनों का क्या कर दिया? वध कर दिया। और श्रीपंथ जिसको आज वर्तमान में हम क्या बोलते हैं? बयाना। क्या कहते हैं? बयाना। इस श्रीपंथ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। किसने? अजय राज ने। अब इसने एक उपाधि भी धारण की। इसने उपाधि धारण की गर्जन मतंगा की। इसको क्या कहा जाता है? गर्जन मतंगा। विजय
पृथ्वीराज विजय में इसको क्या कहा गया है? गर्जन मतंगा। यानी कहने का मतलब है, गर्जन मतंगा का कहने का मतलब था इसने गजनी का मलेच सुल्तान, कौन सा? गजनी का मलेच सुल्तान की इसने इसको क्या किया था? गजनी का जो मलेच सुल्तान था उसको क्या किया था? अजय राज ने पराजित किया था। और ये भी कहा जाता है संभवतः ये जो शासक पराजित हुआ था कौन? गजनी का, ये या तो हुसैन नाम का हुआ था या आपके हुसैन या साहबुद्दीन था। कहा जाता है जिसको हराया था अजय राज ने, या ये क्या इसका नाम क्या था? संभवतः ये बताया जाता है कि गजनी का सुल्तान कौन था उस समय? हुसैन था। और नहीं तो ये कहा हुसैन नहीं था तो सुल्तान शाहबुद्दीन था। कौन था भाई? सुल्तान शाहबुद्दीन था। ये एक आइडिया लगाया जाता है कि इस गजनी के सुल्तान को अजय राज ने पराजित किया और एक उपाधि धारण की, गर्जन मतंगा। इसको इसलिए कहा गया, इसको क्या कहा गया भाई? गर्जन मतंगा की उपाधि धारण की जाती है, या इनको गर्जन मतंगा बताया गया। कौन सी किताब में? पृथ्वीराज विजय में। आगे बात करते हैं, एक किताब आती है मिनहाज उल सिराज। कौन सी किताब आती है? सुनते जाइए आप, मिनहाज ऐसे आपको फैक्ट दूंगा कि आप याद रखोगे। कौन सी किताब है? मिनहाज उल सिराज में। इसमें कहा गया है, इस किताब में यह कहा गया है कि अजय राज ने मिनहाज उल सिराज में यह कहा गया है कि अजय राज ने गजनी का राजा था। मिनहाज उल सिराज में कहा गया है गजनी का सुल्तान था कौन? बहराम शाह। गजनी का सुल्तान कौन था? बहराम शाह है, बहराम शाह है। इस बहराम शाह को इसने क्या किया था? अजय राज ने क्या किया था? पराजित किया था। अजय राज ने इसको क्या किया था? पराजित किया था। ये किताब कौन सी कहती है? मिनहाज उल सिराज। तो मिनहाज उल सिराज में बहराम शाह के बारे में बताया गया है। पृथ्वीराज विजय में कहा गया है किसको हराया था? शहाबुद्दीन को हराया था। ऐसे बातें इतिहास के अंदर चलती है। अब मैंने कहा अजय राज अभी तक तो कहां था? सांबर में। अभी तक कहां बैठा था ये? सांबर में। अब सांबर में इधर से हो रहा था परमारों का आक्रमण। किसका हो रहा था? बार बार परमारों का आक्रमण हो रहा था। ऊपर से कौन आ रहे थे? मुस्लिम। क्या हो रहे थे? मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे। तो परमार और मुस्लिम आक्रमण के कारण इसको लगा कि परमार और मुस्लिम बार बार आक्रमण कर रहे थे, तो इसको लगा कि ऐसे तो मेरा राज्य वो सुरक्षित नहीं रहेगा, सांबर है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। तो अपने साम्राज्य की सुरक्षा है, तो अब राजा था तो इसको फिक्र थी अपने साम्राज्य की, तो अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने तो 1113 में कहां चला आएगा? तो यहां सांबर से फिर कहां जाएगा? अजमेर। कहां जाएगा? अजमेर। और कहते हैं कि 1113 में इसने अजमेर नगर की क्या कर दी? स्थापना कर दी। अजय मेरू या अजमेर नगर की क्या की? स्थापना की। और इसने एक दुर्ग का निर्माण करवाया, जिस दुर्ग का नाम क्या था? अजय मेरू दुर्ग। कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया? अजय मेरू दुर्ग। गढ़बीटली पहाड़ी पे होने के कारण इसको क्या कहा गया? गढ़बीटली कहा गया। फिर आपको पता है एक मेवाड़ का राजा था, सिसोदिया राजकुमार था, पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार जिसको कहते हैं। तो ये पृथ्वीराज सिसोदिया था जो सांगा का भाई था। इसकी पत्नी थी तारा। कौन थी? तारा। तो वो दोनों आते हैं घूमने के लिए कहां पे? अजमेर दुर्ग। और तारा को बड़ा पसंद आता है वो दुर्ग, तो उस पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पे इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया? तारागढ़ रख दिया। ये बात आ गई समझ में? तो अजय मेरू दुर्ग की स्थापना की। इसी अजय राज ने अजमेर में टकसाल बनाई। अजय राज ने क्या बनाई? टकसाल। अजमेर में किसकी स्थापना की? टकसाल। टकसाल किसको कहते हैं? जहां पे मुद्राएं क्या होती है? प्रसारित होती है। जहां पे मुद्राएं क्या की जाती है? मुद्राओं को छापा जाता है या मुद्राएं प्रसारित की जाती है। तो अभी तक अपने चौहान पढ़े हैं, किसी राजा ने अभी तक कोई मुद्राएं नहीं चलाई। तो चौहानों का पहला राजा था जिसने अपनी मुद्राएं चलाई, उसका नाम क्या था? अजय राज। मतलब चौहानों का पहला राजा जिसने अपनी मुद्राएं चलाई वो कौन था? अजय राज था। इसने जो मुद्राएं चलाई वो कौन से धातु की थी? चांदी की। चांदी, और कहीं कहीं तांबे का भी उल्लेख आता है कि चांदी और तांबे दोनों प्रकार की इसने मुद्राएं चलाई थी। अब मुद्राएं चलाई तो मुद्राओं पे अपनी पत्नी सोमल देवी, सोमलवती, सोमलेखा, है ना, कुछ भी नाम आई, सोमल देवी, सोमलवती, सोमलेखा, इसका इस मुद्राओं पे क्या था? नाम अंकित था। मतलब अपनी रानी के नाम के सिक्के किसने जारी किए? किस चौहान राजा ने किए? आपके अजय राज ने। मतलब इन मुद्राओं पे रानी का नाम था जिसका नाम क्या था? सोमल देवी का नाम भी अंकित है, आपको देखने को मिलता है। यही पृथ्वीराज विजय किताब कौन सी है? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय जो किताब है इसमें यह कहा गया है कि अजय राज ने संपूर्ण पूरी पृथ्वी को क्या कर दिया था? संपूर्ण पृथ्वी को सिक्कों से, चांदी के सिक्कों से ढक दिया था। अब ये तो सरासर गप्पी होगी एक तरीके से। ऐसा कोई हो सकता है कि पूरी पृथ्वी को क्या, लेकिन राजा की प्रशंसा में लिख दिया। हो सकता है कि उसने अजय भाई संपूर्ण पृथ्वी को सिक्कों से ढकने का मतलब था कि
कि उस समय उसकी प्रजा थी, उसके पास खूब धन था। मेरा ये इतिहास के टीचर होने के नाते मेरे को जहां तक यही लगता है कि हो सकता है कि अजय राज के समय में इतना समृद्ध हो गया होगा अजमेर की, उसके जो प्रजा थी उसके पास खूब पैसे थे, खूब धन था, तो हो सकता है इसलिए पृथ्वीराज विजय में ये कहा गया कि इसने अजमेर को क्या, उसने संपूर्ण पृथ्वी को क्या ढक दिया, चांदी के सिक्कों से ढक दिया। ठीक है। और इसने जो सोमल लेखा या सोमल देवी के नाम से जो मुद्राएं चलाई वो भी कैसी थी, चांदी व तांबे की मुद्राएं थी, जो हमें मथुरा से मिलती है। कहां से मिलती है? मथुरा से हमें मिलती है। उसके बाद अगर बात करें पृथ्वीराज इसके अजय राज की, तो अजय राज ने पार्श्वनाथ, जैनों का एक मंदिर है, कौन सा? पार्श्वनाथ मंदिर। इस मंदिर में, पार्श्वनाथ मंदिर में इसने क्या दिया था? कलश दिया था। क्या दिया था? स्वर्ण कलश दिया था, सोने का क्या दिया था? कलश दिया था। इसके समय श्वेतांबर, जैन धर्म के दो संप्रदाय है, श्वेतांबर और दिगंबर, इनके बीच क्या हुआ था? शास्त्रार्थ हुआ था। क्या हुआ था? शास्त्रार्थ हुआ था, मतलब अपनी विद्वता साबित करने के लिए एक ऐसी बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अजय राज ने की थी। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अजय राज ने की थी। तो ये आपका पूरा पूरा मैंने आपको अजय राज एक शॉर्ट में 5-7 मिनट में आपका रिवीजन करवा दिया। चलिए, तो एक बार अपने मन ही मन में आप सोचते जाइए। मैंने सबसे पहली बात क्या बताई कि गोपीनाथ शर्मा ने इसके काल को क्या कहा? निर्माण काल। जबकि स्वर्ण काल किसका होगा? विग्रहराज चतुर्थ का निर्माण काल था। मालवा के शासक नरवर्मन को रहा, सुल्लन को बंदी बनाया, तो इसी अवसर पर चाचिंग सिंधुल यशोराज का वध किया, बयाना पे अधिकार किया। फिर हमने बात की कि इसने गर्जन मतंगा की उपाधि धारण की, सुल्तान शहाबुद्दीन को इसने पराजित किया। मिनाज उल सिराज क्या कहती है? मिनाज उल सिराज ये कहती है कि इसने गजनी के सुल्तान बैराम शाह को क्या किया था? पराजित किया था। इसके समय सांबर पे बार बार परमारों और मुसलमानों का आक्रमण हो रहे थे, इसलिए इसको लगा इसका साम्राज्य खतरे में, इसलिए अपने साम्राज्य की सुरक्षा हेतु, अपने राज्य की सुरक्षा हेतु 1113 में कहां चला गया? अजमेर चला गया, जहां अजमेर नगर की ये क्या करता है? स्थापना करता है। अजय मेरू नगर, अजय मेरू भी बोलते हैं, अजय मेरू नगर की स्थापना की, और वहां पे गढ़ बीटली पहाड़ी पे एक दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसको राजस्थान गद्य कहते हैं। राजस्थान का अजय मेरू को क्या कहते हैं? राजस्थान गद्य, राजस्थान का मक्का वगैरह ये नाम कहा जाता है। तो अजय मेरू दुर्ग के निर्माण करवाया, गढ़ बीटली पहाड़ी पे होने का गढ़ बीटली भी कहा जाता है, जिसका नाम बाद में पृथ्वीराज सिसोदियन तारागढ़ रख दिया था। उसके बाद हमने बात की कि इसने अजमेर में एक टकसाल की स्थापना की, वहां अपनी मुद्राएं चलाई। तो चौहानों का ऐसा राजा जिसने अपनी मुद्राएं प्रसारित की, वो कौन था? अजय राज था। उसके बाद हमने बात की कि अजय राज ने अपनी जो चांदी व तांबे की मुद्राएं चलाई थी, उसमें अपनी पत्नी सोमल देवी, सोमलवती या सोमलेखा का नाम अंकित करवाया। तो अपनी रानी के नाम से सिक्के जारी करवाने वाला राजा भी कौन था? अजय राज था। और ऐसी मुद्राएं हमें कहां से मिलती है? मथुरा से मिलती है। उसके बाद हमने बात की कि इसने जो आपके पार्श्वनाथ, जैनों का पार्श्वनाथ मंदिर है, उसके लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया। और श्वेतांबर दिगंबर की जो शास्त्रार्थ हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अजय राज ने की थी। चले, यही बातें अपने को अब क्या करनी है? नोट्स के रूप में लिखनी है। चलिए, ये रिवीजन है, क्विक रिवीजन है। कोई तो आपको पढ़ाने के बाद रिवीजन करवाता है, मैंने आपको पहले रिवीजन कराया ताकि आप लिखोगे तब आपकी बातें वो माइंड में चलती रहे। तो चलिए पढ़ते हैं अजय राज चौहान के बारे में। हेडिंग डालते हैं अजय राज चौहान। पहली, गोपीनाथ शर्मा ने इसके काल को चौहानों का निर्माण काल कहा। चौहानों का क्या कहा है भाई? निर्माण काल कहा है। फिर नंबर 2, अजय राज ने मालवा के शासक
मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया तथा उसके सेनापति सुल्लन को बंदी बनाया। सुल्लन को क्या कर लिया? बंदी बनाया। इस अवसर पर इसने 3 राजाओं, मैंने आपको कहा था ना, चाचिंग, सिंधुल और यशोराज का वध किया। इस अवसर पर इसने 3 राजाओं, चाचिंग, सिंधुल व यशोराज का वध किया और किस पे अधिकार कर लिया? श्रीपंथ यानी बयाना पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तथा श्रीपंथ किसको कहते हैं? बयाना पर अधिकार किया। 3 बातें होंगी। उसके बाद अपने पृथ्वीराज विजय के अनुसार लिखेंगे, गर्जन मतंगा वाली बात लिखेंगे कि इसने गर्जन पतंगा इसको कहा गया है ना, पृथ्वीराज विजय के अनुसार। पृथ्वीराज विजय किताब किसकी है? जैनक की। पृथ्वीराज विजय किताब का नाम है। के अनुसार अजय राज ने गर्जन मतंगा, जिसका मतलब क्या होता है? गजनी के मलेच सुल्तान, गजनी के मलेच सुल्तान। गर्जन मतंगा का मतलब क्या होता है? गजनी के मलेच सुल्तान को पराजित करना भी पाया गया है। और संभवतः ये सुल्तान कौन होगा? हुसैन या शहाबुद्दीन था। सालार हुसैन या कौन था? शहाबुद्दीन था। संभवतः यह पराजित मुसलमान शासक सालार हुसैन या इसी को क्या बोलते हैं? शहाबुद्दीन था। कौन था? शहाबुद्दीन था। सालार हुसैन अथवा सुल्तान शहाबुद्दीन था। सुल्तान शहाबुद्दीन था। यह बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है? शहाबुद्दीन के बारे में जानकारी किससे मिलती है? प्रबंध कोश। किसके अनुसार? प्रबंध कोश के अनुसार। यह जानकारी हमें कौन सी किताब देती है? प्रबंध कोश। देखिए, पृथ्वीराज विजय में तो यह बात की गर्जन पतंगा, यहां तक ही लिखा हुआ है कि गर्जन मतंगा यानी सुल्तान सिंध का, गजनी का जो सुल्तान था, उसको पराजित किया। लेकिन प्रबंध कोश ये भी कहती है कि शायद ये सुल्तान कौन था? सालार हुसैन या कौन था? शहाबुद्दीन था। जबकि मिनाजुल सिराज क्या कहेगा? गजनी के सुल्तान बहराम शाह को इसने क्या किया था? पराजित किया था। अब आएगी किताब मिनाजुल सिराज। मिनाजुल सिराज में उल्लेख है कि अजय राज ने गजनी के सुल्तान किसको? बहराम शाह को पराजित किया।
बैराम शाह को क्या किया, पराजित किया। यह भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। यहां तक बात की अपने, आगे बात करेंगे कि हमें यह भी बात करनी है कि अजय राज के समय पर कंटिन्यू मुसलमानों का आक्रमण कंटिन्यू हो ही रहा था। अपने चौहान पढ़ रहे थे, शुरू से ही मुसलमान आक्रमण कर रहे थे सिंध से। तो इधर अब आक्रमण शुरू हो गया अजय राज के ऊपर, किसका, परमारों का। और ऊपर से सिंध से किसके आक्रमण हो रहे थे, ऊपर से आक्रमण हो रहे थे मुसलमानों के। तो परमार और सिंध दोनों आक्रमण कर रहे थे बराबर। अब अजय राज को लगा कि यहाँ पे तो अपने साम्राज्य है या राजधानी वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए सांबर से वो कहां चला जाएगा, फिर अजमेर चला जाएगा। तो यही अपने को लिखना है, परमार और परमार व मुस्लिम आक्रमणों के कारण अजय राज सांबर में नहीं रह पाया, क्योंकि उसको साम्राज्य का क्या लग रहा था, डर लग रहा था। और अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए वो कहां चला आया, वो 1113 में अजमेर की क्या कर देता है, स्थापना कर देता है। इसलिए अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने हेतु 1113 में अजमेर या अजय मेरू नगर की स्थापना की। किसकी स्थापना की, अजमेर की स्थापना की। अजमेर में क्या बनेगा, दुर्ग। अजमेर में अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। किस दुर्ग का निर्माण करवाया, अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। और यह दुर्ग किस पहाड़ी पे था, गढ़बीटली पहाड़ी पे था, इसलिए इसको क्या कहा गया, गढ़बीटली पहाड़ी भी, गढ़बीटली दुर्ग भी कहा गया। यह गढ़बीटली पहाड़ी पर होने के कारण गढ़बीटली पहाड़ी पर होने के कारण इसे गढ़बीटली गढ़बीटली दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर अपने आपको लगेगा कि आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, ना कोई पीपीटी अपने पास ना कुछ और है। अपने एक एक चीजें आपको नोट्स फॉर्मेट में आपको लिखवा रहे हैं, ताकि बच्चे को ऐसा लगे कि हम ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, सर हमें पढ़ा रहे हैं और उसी रूप में हमारी ये पूरी क्लासें चलेगी। खाली ये डेमो क्लासें नहीं है, आपको हर एक इतिहास की ऐसी क्लासें मिलेगी, एक से लेकर लास्ट जो अपनी चाहे 150 क्लास हो चाहे 200 क्लास हो, सब क्लासों में आपको ऐसे ही आपको लिखाया जाएगा, ताकि बच्चा अगर पैसा दे रहा है तो उसको पीपीटी के माध्यम से ना पढ़ाए। हम बिल्कुल एक एक चीजें आपको मैं लिखूंगा, आप लिखेंगे और नोट्स बनाएंगे, ताकि आप मेहनत करोगे तब आपको फायदा वो ज्यादा मिलेगा। बाकी ये पीपीटी तो आपको ऐप के अंदर मिल ही रही है, तो पीपीटी भी आपको मिल जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते अगर आपको फायदा हो तो मैं ये कह रहा हूं आप एक बढ़िया रजिस्टर लें, उस रजिस्टर में आपको क्रम से सीरियल वाइज आपको क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। और नोट्स बनाने के बाद आपका जब भी कोई वंश कंप्लीट हो जाए, नया वंश शुरू हो, तो उसके पीछे 1 या 2 पेज खाली छोड़ दें, ताकि जब भी कोई नए फैक्ट और मिल रहे हैं अपने को, कोई अच्छी किताब और पढ़ेंगे तो और फैक्ट मिलेंगे, उस फैक्टों को भी हम उन व्हाइट पेजों में क्या कर देंगे, ऐड करवा देंगे। तो ये एक प्रॉपर आपकी रणनीति होगी, तैयारी करने की रणनीति होगी, अच्छे से नोट्स बनाने की तैयारी रणनीति होगी, ताकि आपका जब रिवीजन हो तब आप जल्दी जल्दी इन चीजों का क्या कर सके,
रिवीजन कर सके। ठीक है, तो ऐसा ही सेम यही पैटर्न रहेगा अपने इतिहास को करवाने का। मेरे पास मैं पीपीटी बनाने को मैं बना सकता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं बच्चे को जीरो से लेकर शिखर तक लेके जाएं, जीरो से शिखर तक उसकी अच्छी तैयारी हो, ताकि बच्चा समझे, क्लास में आए अच्छे से समझे, चीजों को ध्यानपूर्वक लिखे और कंसेप्ट क्लियर हो। उसके बाद वो जब भी प्रश्न करे तो उसके कंसेप्ट के अनुसार वो उन प्रश्नों का उत्तर निकाल सके। चलिए ठीक है, अब एक नोट लगा के अपने लिख सकते हैं कि नोट लगा कि इस दुर्ग का नाम तारागढ़ किसने रखा था? पृथ्वीराज सिसोदिया ने। इस दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया की रानी तारा रुकी थी, जिसके शॉर्ट में लिखाता हूं, जिसके नाम पर पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। सिसोदिया ने इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। ठीक है, ये अपने अभी तक यहां तक की है, उसके बाद अपने आगे और बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपने। अब और क्या करेगा, ये क्या करेगा, अजमेर में टकसाल ग्रह की क्या करेगा, विशाल टकसाल ग्रह की स्थापना करवाएगा। अजय राज ने अजमेर में विशाल टकसाल, टकसाल क्या होती है, जहां पे मुद्राएं प्रसारित होती है, टकसाल ग्रह। क्या होता है? मुद्रा प्रसारित करने वाला, की स्थापना की। और चौहानों का वह शासक, चौहान शासकों में अजय राज ने सबसे पहले अपने क्या की थी, मुद्राएं प्रसारित की थी। यह भी अपने को लिखना है। चौहान शासकों में चौहान शासकों में सबसे पहले अजय राज ने अपनी मुद्राएं प्रसारित की। कहने का मतलब है कि अजय राज चौहानों का पहला राजा हुआ जिसने अपने मुद्राएं को क्या किया था, जारी किया था। किसने? अजय राज ने किया था। और ये मुद्राएं कैसी थी? चांदी व तांबे की। और इन मुद्राओं का नाम क्या था? श्री अजय देव। अजय राज ने श्री अजय देव, गन मत कर देना, अजय देवगन नहीं है, वरना बोलो जुबान केसरी हो जाएगा, है ना। श्री अजय देव के नाम से, श्री अजय देव के नाम से चांदी व तांबे के सिक्के चलाए। इसकी जो मुद्राएं थी वो किस नाम से चलती थी? श्री अजय देव के नाम से चलती थी। तो श्री अजय देव के नाम से इसने क्या चलाई? चांदी व तांबे की क्या चलाई? आपके सिक्के चलाए थे, मुद्राएं चलाई थी। अब यह भी कहा जाता है पृथ्वीराज विजय के अनुसार कि अजय राज ने संपूर्ण पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से ढक दिया था। पृथ्वीराज विजय के अनुसार, पृथ्वीराज विजय के अनुसार
अजय राज ने संपूर्ण पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से ढक दिया। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी पृथ्वी पे चांदी के सिक्के ही हो गए, है ना, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है ना, पैसे की लगा दूं ढेरी जो तू हो जाए मेरी, ऐसा नहीं था। मेरा एक इतिहास विद्यार्थी होने के नाते मेरा ये मानना है कि इसका अर्थ ये हो सकता है कि पृथ्वीराज विजय में ये कहना चाहता है जयानक कि हो सकता है कि अजय राज के समय उसकी प्रजा है वो खूब धन दौलत वाली होगी, उनके पास खूब पैसा होगा, आर्थिक व्यापार अच्छा हुआ होगा, है ना, लोगों के पास अच्छा पैसा होगा। तो इसका कहने का मतलब हो सकता है पैसा होने के कारण ऐसा माना जाता होगा। संपूर्ण पृथ्वी का मतलब है अजमेर क्या हो गई थी, पूरी चांदी, अजमेर में क्या हो गई थी, चांदी चांदी, मतलब पैसा ही पैसा हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी को पूरे, मतलब ऐसा नहीं है कि बारिश की तरह ढक दिया, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो सकता है कि अजमेर में इसके समय क्या था, पैसे की अच्छी खासी उन्नति हुई, लोगों के पास धन दौलत खूब हुआ, तो जिसके कारण पृथ्वीराज विजय में कहा गया कि इसने संपूर्ण पृथ्वी को चांदी में ढक दिया है। तो बस ये ध्यान रखना, सिद्धार्थ मत निकालना कि चांदी से ढक दिया होगा, काश उस समय मैं होता तो जोड़ा भर के लिया था चांदी के सिक्कों से, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि उस समय उन्नति काफी थी व्यापार में, जिसके कारण लोगों के पास खूब समृद्धि हुई, पैसा आया और लोगों के पास कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसलिए पृथ्वीराज विजय ने इस लाइन को संपूर्ण पृथ्वी को चांदी से ढकने वाले की बात से कहा है। उसके बाद अगर बात करें इसकी मुद्राओं पर किसका नाम था, सोमलेखा। सोमलेखा मिले चाहे सोमलवती मिले या सोमल देवी का नाम भी अंकित है। तो अगर बात करें इसकी मुद्राओं पर, अपनी रानी सोमल देवी, इसी को सोमलवती, इसी को सोमलेखा का नाम अंकित है। अतः अपनी रानी के नाम के सिक्के चलाने वाला चौहानों का पहला शासक था। तो अपनी रानी के नाम के सिक्के चला दिए, है ना, अपने कहते हैं ना तू क्या कर सकती है, तू क्या कर सकता है, तो अजय राज ने कहा मैं तो वो कर सकता हूं जो तू कर ही नहीं सकती, मैं तेरे नाम के क्या चला दूंगा, सिक्के चला दूंगा, तेरा नाम हर व्यक्ति की जुबान पे होगा, सोमलेखा सोमलेखा, है ना। तो जब भी आपके साथ भी ऐसा हो तब आप भी कर सकते हैं कि मैं तेरे नाम के क्या चला दूंगा। अपने नाम के तो कुछ नहीं चलेंगे, अपने खुद तो बेरोजगार बैठे हैं, अपने नाम से अपना खुद का ही नाम चल जाए वही खूब होता है। तो सिक्के विक्के तो छोड़ो, पहले अपने को अच्छी तैयारी करके नौकरी लगना है, उसके बाद उसके नाम के चाहे पर्चे छपवाना, चाहे पर्चे लगवाना, चाहे सिक्के चलाना, चाहे कुछ भी करना, है ना। तो अजय राज ने ये काम किया था, क्यों चलाए थे इसके नाम, क्योंकि इसके पास शक्ति थी, खूब धन दौलत था, खूब पैसा था, अच्छा राजकाज था, इसलिए इसने अपनी रानी के नाम के क्या चलाए, सिक्के चलाए थे। ठीक है, चलें आगे बात। और ये मुद्राएं भी कैसी थी, चांदी व तांबे की थी। जो रानी के नाम के सिक्के चलाए, यह मुद्राएं भी चांदी व तांबे की थी। और जो कहां से मिली है, मथुरा में ये जो मुद्राएं हैं बाहुल्य संख्या में प्राप्त, मथुरा से ये ऐसी मुद्राएं बहुत मिली है संख्या में, बाहुल्य संख्या में प्राप्त हुई है। अब देखिए एक और बता देता हूं, अजय देव या इसको अजय धर्मस भी बोलते हैं, इसके सिक्कों को अजय धर्मस भी कहते हैं, ध्यान रखना, अजय देव या अजय धर्मस के नाम से सिक्के चले थे। तो ज्यादातर किताबों में अजय देव भी मिलता है, अगर आपको अजय धर्मस भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलें आगे, ठीक है।
अब अजय राज ने जैन मंदिर पार्श्वनाथ के लिए क्या दिया? स्वर्ण कलश दिया। अजय राज ने जैन धर्म के पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश, सोने का कलश, स्वर्ण कलश प्रदान किया। सोने का क्या दिया था? कलश दिया। और इसके समय जैन धर्म में जो श्वेतांबर और दिगंबर के बीच क्या हुआ? शास्त्रार्थ हुआ। और उस शास्त्रार्थ की अध्यक्षता किसने की थी? आपके अजय राज ने की थी। ठीक है। इसके समय जैन धर्म के श्वेतांबर व दिगंबर के मध्य शास्त्रार्थ हुआ, जिसकी अध्यक्षता अजय राज ने की। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अजय राज ने की थी। तो कंप्लीटली अपने पूरा पूरा किसके बारे में पढ़ लिया है? अजय राज के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। अब देखिए, एक आपको थोड़ी सी जानकारी बता देता हूं कि चौहानों के इतिहास में यह भी कहा जाता है अजय देव, अजय पाल या अजय राज, है ना। या अज के नाम से दो राजा हुए भाई, अजय पाल, अजय राज, या अज के नाम से कितने राजा हुए? दो राजा हुए, है ना। दो राजाओं का उल्लेख मिलता है। इनमें तो पहला जो अजय राज हुआ वो 6ठी शताब्दी में, 6ठी से 7वीं शताब्दी के बीच हुआ। भाई अजय राज के नाम से कितने शासक हुए? चौहान इतिहास में देखोगे तो अजय राज या अजय पाल या अज के नाम से कितने राजा हुए? दो। पहला राजा तो कब हुआ? 6ठी से 7वीं शताब्दी के बीच। इसके बीच हुआ जो वासुदेव जो चौहान था ना, वासुदेव चौहान के बाद सामंत राज या माणक देव हुआ। और उसके बाद जो राजा कौन हुआ? अजय राज हुआ। तो कहा जाता है कि जो वासुदेव का तीसरी पीढ़ी का था कौन? अजय राज। और जबकि दूसरा ये जो अजय राज, ये कौन सी शताब्दी में हुआ? 12वीं शताब्दी में। तो अजय राज नाम के कितने राजा हुए? दो। एक तो कब हुआ? 6ठी शताब्दी में, 6ठी से 7वीं शताब्दी के बीच। एक अजय राज कब हुआ? आपके 12वीं शताब्दी के बीच हुआ। ये दो बातें आपको क्लियर है कि अजय राज के नाम से कितने राजा हुए? दो राजा हुए। अब देखिए, अजमेर की स्थापना को लेकर इतिहासकारों का अलग अलग मत है। अगर बात करें, इतिहासकार अलग अलग मत कहते हैं। और ये कहते हैं कि कुछ इतिहासकार तो कहेंगे कि अजमेर की स्थापना करने वाला कौन था? जो वासुदेव चौहान का तीसरा जो पीढ़ी था, यानी वासुदेव चौहान का जो पोता था, उसने अजमेर की क्या कर दी थी? स्थापना कर दी। और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं जो 12वीं शताब्दी में अजय राज हुआ, उसने अजमेर नगर की क्या की थी? स्थापना की थी। तो दो अजय राज, दोनों के बीच इतिहासकारों का दोनों के बीच मतभेद चलते हैं। कोई कहते हैं अजय राज अजमेर की स्थापना 6ठी शताब्दी में हो गई, कोई कहेगा ये 12वीं शताब्दी में बना था। तो दोनों के अलग अलग समर्थन करते हैं। हरविलास शारदा है ना, हरविलास शारदा, वो ये कहते हैं अजमेर का संस्थापक कौन था? हरविलास शारदा के अनुसार अगर आपसे पूछे तो हरविलास शारदा के अनुसार अजमेर का संस्थापक कौन था? अजय राज प्रथम, जो वासुदेव चौहान का पोता था। तो हरविलास शारदा ये कहते हैं कि अजमेर की स्थापना किसने कर दी थी? अजय राज प्रथम ने कर दी थी, जो 6ठी शताब्दी में क्या बन गया था? अजमेर बन गया था। तो हरविलास शारदा वासुदेव चौहान के पोते को अजमेर का संस्थापक मानते हैं। जबकि आपके दशरथ शर्मा है, चाहे गोपीनाथ शर्मा है, ये 12वीं शताब्दी के, है ना, 12वीं शताब्दी के जो अजय राज चौहान हुआ, उसको अजमेर का क्या मानते हैं? संस्थापक मानते हैं। तो ये भी आपको नोट करके लिख लेना, कल को इतिहास में थोड़ा मत चलता है तो मैं आपको एक नोट में लिखा देता हूं। ये अच्छी जानकारी है, ताकि एक आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी यहां से, और आपकी समझ विकसित होगी, कल को कंफ्यूजन नहीं होगा। चौहानों के इतिहास में
अजय राज, अजय पाल या अज के नाम से दो शासकों का उल्लेख मिलता है। प्रथम अजय राज, प्रथम अजय राज छठी से सातवीं शताब्दी के बीच वासुदेव चौहान के तीसरी पीढ़ी का क्रम में था। एक तो कब का था? छठी से सातवीं शताब्दी के बीच, जबकि दूसरा अजय राज 12वीं शताब्दी में होने का उल्लेख है। में होने का उल्लेख दूसरा अजय राज कब हुआ? 12वीं शताब्दी में हुआ। अब अजमेर को लेकर, अजमेर की स्थापना को लेकर दोनों ही इतिहासकार दोनों अजय राज को समर्थक है। अजमेर की स्थापना को लेकर इतिहासकार दोनों के समर्थक है। मतलब अजय राज के प्रथम के ऊपर भी समर्थक है कि उसने स्थापना की थी, दूसरे अजय राज के भी समर्थक है। तो इतिहास में दोनों के समर्थक मिल जाएंगे, सिर्फ एक के ही नहीं है, दोनों के समर्थक है। दोनों के समर्थक में पहला आएगा हरविलास शारदा। पहला कौन आएगा? हरविलास शारदा। हरविलास शारदा के अनुसार भाई हरविलास शारदा क्या कहेगा? अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजय राज प्रथम ने की थी, है ना। हरविलास शारदा के अनुसार हरविलास शारदा के अनुसार हरविलास शारदा के अनुसार अजमेर की स्थापना अजय राज प्रथम ने की। किसने की? अजय राज प्रथम ने की। जबकि गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा जो 12वीं शताब्दी वाला था, 12वीं शताब्दी वाले, 12वीं सदी वाले दशरथ शर्मा ने 12वीं सदी वाले बारहवीं सदी वाले बारहवीं सदी वाले अजय राज को अजमेर का संस्थापक मानते हैं। ठीक है, तो ये अपने एक विशेष बात थी जो मैंने आपको लिखा दी है। तो ऐसी बातों को भी अपने ध्यान में रखना है।
तो कोई तो मानते हैं कि अजमेर की स्थापना है वो लगभग आपके 700 ईस्वी में हो गई, 500 ईस्वी में हो गई थी, और कोई मानते हैं इसकी स्थापना 1113 में। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, इतिहास में ये टकराव चलते रहते हैं, क्योंकि इतिहास है वो उसके साथ छेड़छाड़ बहुत की गई है, तो ऐसा मत आपको ध्यान में रखना है। चलिए, आज अपने अजय राज के बारे में पढ़ा, आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। कल अपने आगे धीरे पढ़ते हुए कल 2 राजाओं या 3 राजाओं को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अर्णो राज के बारे में, विग्रह राज के बारे में, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। और ये जो आपकी क्लास है इसको हम YouTube पे भी डालेंगे ताकि बच्चे इनको देखें और अपने जो जानकारी है उसके ऊपर अपने विश्लेषण करें कि हम जो कोर्स ले रहे हैं उसमें हमारी कितनी हमें समझ बढ़ रही है, क्या हमारी ये कोर्स लायक है, ताकि बच्चे इन चीज़ों को डेमो देकर अच्छे से अपने कोर्स को लेने के से पहले कोर्स को जांच ले, परख ले कि हमें यहाँ से सहायता मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और अपने लक्ष्य को धीरे धीरे अपने प्राप्त करने की कोशिश में दिन रात मेहनत करते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।